स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी। मैं आपके साथ हूं भुवनेश चंद्र माथुर, आशीष सिंह लेक्चर से। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, क्योंकि देखिए पैसे की आवश्यकता हर समय रहेगी। किसान को बीज लेने हैं तब भी आवश्यकता पैसे की रहेगी, डीजल खरीदना है तो आवश्यकता, फर्टिलाइजर खरीदना है तो हमने देखा पैसे की आवश्यकता रहेगी। मतलब हर समय घर का खर्चा चलाने को भी तो पैसे की जरूरत है कि नहीं है। इसीलिए हमने क्या टॉपिक कर रहे हैं, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। आधुनिक तरीकों के लिए ना बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? कि इसके लिए अपने को फर्टिलाइजर, उन्नत किस्म के बीज, बिजली, सिंचाई और डीजल तो देखिए चाहिए ही चाहिए, गाड़ी चलानी है, ये सब है इस कामों के लिए। और अब किसानों को पहले की अपेक्षा इसी वजह से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। अधिसंख्य, फिर हमारी समस्या मैंने आपको चित्रों के द्वारा समझाई थी। अधिसंख्य छोटे किसान है, पूंजी की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल ही समझिए। उधार बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर उधार लेने जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्जा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। देखिए क्या होता है, अगर व्यापारियों से कोई छोटा व्यक्ति कर्जा ले रहा है तो एक तो वो कीमत बढ़ा करके माल देंगे, ठीक है। दूसरी समस्या, गांव का साहूकार अत्यधिक ब्याज लेगा, नॉर्मल से भी ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तीसरी मुश्किल, कर्ज चुकाने के लिए जो ले लिया इसको चुकाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। छोटे किसान के लिए, छोटे मजदूर वर्ग के लिए, जिनके पास जमीनें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटे साइज के खेत हमने देखे ना इससे पहले वाले वीडियो में, बहुत छोटा खेत है, तो बड़ी ही मुश्किल आती है। छोटे किसानों के विपरीत अब थोड़े से मिडिल और बड़े किसानों की बात कर लेते हैं। मझोले और बड़ों की क्या है, को खेती से बचत होती है, थोड़ा उत्पादन ज़्यादा है तो बाजार में अपने उत्पादन को बेचकर आ भी सकते हैं। इसलिए क्या है, थोड़ी सी मझोले और बड़े किसानों को तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बचत होती है तो पैसा कमा भी लेते हैं। इस तरह से भी अपनी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं पूरी कर लेते हैं। जितनी आवश्यक पूंजी चाहिए उनकी इंतजाम है अगले साल के लिए भी, यानी घर का खर्च भी अच्छा चलेगा, अगले जो फसल बोनी है उसका भी इंतजाम पहले से ही हो गया। और गांव में पैठ भी है, क्योंकि कंडीशन, आर्थिक स्थिति इन व्यक्तियों की थोड़ी ठीक है। किनकी, मैं किनकी बात कर रहा हूँ, मझोले और बड़े किसानों की बात कर रहा हूँ आपसे। इन किसानों को बचत कैसे होती है, हम जब अगला चैप्टर करेंगे तो इसका जवाब आपको मिलेगा। सविता की कहानी हम पढ़ के देखना चाहते हैं, क्या बात है। सविता कैसी है, एक लघु कृषक है। वह अपनी मात्र 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बना रही है। बीज और नाशकों के अतिरिक्त क्या लाना है, उसे पानी खरीदना और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसे की जरूरत है। देखिए क्या क्या इंतजाम करने हैं। छोटा खेत है, पहले तो जमीन बहुत कम है, क्या लाना, बीज, नाशक है ना, कीटनाशक है ये, है ना, पानी भी खरीदना पड़ेगा, पास में से लेना पड़ेगा, खेती के औजार उनकी रिपेयर करानी पड़ेगी, और भाई खुद का भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है, तो नकद पैसों की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे कम से कम नहीं करते भी 3,000 रुपयों की जरूरत है।
और पैसे अलग नहीं है पास में। क्या किया, एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज का मनमानस बनाया कि ले लेते हैं चल के। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्जा देने को राजी तो हो गया, क्योंकि 24% तो देखो तो ब्याज की बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर बहुत ज्यादा है। तो साल भर का अगर देखूं तो 24 या 720 रुपए बन गए। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है वह कटाई के मौसम में, मतलब ब्याज तो देगी सविता तेजपाल को, एक ये भी प्रॉमिस करनी पड़ रही है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। जरा अभी आप आसपास जाके पता करना कि कटाई में एक व्यक्ति को कितना पारिश्रमिक रोजाना मिलता है। तो ये जो 100 रुपये है, मैं नहीं समझता कहीं पूरे भारतवर्ष में दिन भर की पगार होगी। आप भी कह सकते हैं कि मजदूरी तो बहुत कम है भाई, अमूमन मैं ही मान रहा हूँ 400 से 500 रुपये रोजाना 8 घंटे के मिलते हैं श्रमिक को। हम कह रहे थे अकुशल श्रमिक है सविता, फिर भी दे क्या रहा है दिन भर के मात्र 100 रुपये। एक तो ये मुश्किल, साल भर का ब्याज तो है 720 रुपये और वो कह रहा है 4 महीने में लौटाने। तो कितनी सारी शर्तें हैं लाद दी, 3000 रुपये के लिए ब्याज भी अदा करना है, मूल भी अदा करना है, और मेरे खेतों में कटाई के समय मात्र 100 रुपये पर काम करने सविता को आना पड़ेगा। किसने किया है ये काम? तेजपाल सिंह ने। तो ये देखिए हमारे गांव की अर्थव्यवस्था इससे हमको समझ आ रही है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। एक तो अपने खेत की 1 हेक्टेयर वाली कटाई भी खुद ही करनी है और उसी समय कटाई तो खेतों की एक ही साथ होगी। अपने खेत की भी कटाई करूं और उधर मेरे को वचन दिया हुआ है तेजपाल को उसके खेत पे भी जाके मजदूरी करनी है और देगा क्या? 100 रुपये। ये कितनी विडंबना है देखिए गांव में श्रमिकों की और छोटे जोत वालों की जिनके खेत बहुत छोटे हैं। तो ये सविता का केस हम पढ़ रहे हैं। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर का काम भी है, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, आप जानते ही हैं। और सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। और कोई जरिया नजर आ रहा है आपको कि सविता जैसे सीमांत किसान को 3000 रुपये उधार दे दे? उधार दे दे और ये भी कि समय पे नहीं चुकाए तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। नहीं, मात्र 4 महीने का समय है, विद इंटरेस्ट देने हैं, यानी 3720 रुपये 4 महीने के अंदर अंदर देने। खुद के गेहूं के खेत पर भी कटाई करनी है, उसी में से जल्दी कटाई करके तेजपाल के यहाँ भी काम करने जाना है जब तक वो रखे, क्योंकि खुद के हुई जो फसल है वो भी तो बेच के आओगे। जब वो सविता बेच कर आ जाएगी जब तो 3720 रुपये तेजपाल को दे पाएगी। बड़ी विडंबना है। छोटे और सीमांत किसान का हमने एक केस पढ़ के देखा कि ये समस्या इनको अमूमन हर खेती के समय आती हैं, हर मौसम में इनको ये झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्जा मिलना पहले ही बड़ा एक मुश्किल काम है, नामुमकिन भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, जो घर के लायक है वो तो अपना रख लिया, चाहे गेहूं है, चावल है, जो भी हुआ। अब जो बच गया उसको बाजार में बेच के आना है। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया, कैसे न कैसे करके गेहूं उत्पादन कर लिया और गेहूं की कटाई हो गई। उसके बाद से ये उत्पादन भी हमने मान लेते हैं पूरा हो गया। किसान गेहूं का क्या करते हैं? परिवार के उपभोग, खुद के परिवार के उपभोग के लिए कुछ रख लिया और जो बच गया
तो जो अब बचा हुआ गेहूं है उसको बेचना ही पड़ेगा, क्या करोगे? उसको तो बाजार में बेच के पैसे आपको कमाने ही पड़ेंगे। तो सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं हो जाएगा? ठीक है, घर के लायक हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसीलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। भाई 1 हेक्टेयर सविता के पास है। 3,720 रुपये तो कटाई के बाद मंडी में बेच के तेजपाल को जमा कराने। कितना बच गया? मतलब कम से कम मैं समझता हूँ 4-4.25 हज़ार का तो बेच के आना ही पड़ेगा, जब तो मूल उसको मूल और ब्याज दे पाएंगे तेजपाल को। समझिए मेरी बात को। इतना परिश्रम करने के बाद थोड़ा बहुत घर के लिए बच भी गया तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। छोटे और सीमांत किसान सविता के रूप में हमने पढ़े हैं, बहुत भारी मुश्किल वाली इनकी जिंदगी है। लेकिन जो मझोले और बड़े किसान हैं, परिवार की आवश्यकताएं तो पूरी हो ही गई हैं। इसीलिए मझोले और बड़े लेवल के किसान बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा बर्दाश्त का मादा है। थोड़े दिन कटाई करने के बाद भी अपने घर पर गेहूं रख सकते हैं। तो आप बैलगाड़ियां देख सकते हैं, बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। अब अगर आसपास कहीं मंडी है जैसे हमारे पालमपुर के पास, तो ये लोग वहां जाके सेल करेंगे, गेहूं बेच देंगे, पैसा कैश मिल जाता है। आगे ये जो कस्बों से है ये आगे के दुकानदारों को शहरों में सप्लाई कर देंगे। अब एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। बड़ा है, शक्तिशाली किसान है। 350 क्विंटल गेहूं है, सरप्लस है, अधिशेष हुआ है। जरूरत से ज्यादा तो क्या करेंगे? अपने अतिरिक्त गेहूं को वो रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। देखिए मेरे लिए पॉइंट आपको बताने का क्या है, अच्छी कमाई करता है तेजपाल। तेजपाल सिंह की इस कमाई का कारण क्या है? कि बड़ा खेत है, पैसे की व्यवस्था है, सारी आगतें पूर्ति हो गई है, बीज, खाद, डीजल, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं पहले से पहले। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। जो फसल कट के आई उसके बाद का सारा पैसा बैंक में जमा करा दिया। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। अच्छा, ये भी बिजनेस करता है ये, ठीक? छोटे किसानों को कर्ज भी दे देता है, ब्याज कमा लेता है बहुत भारी। और उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। यानी सविता जैसे छोटे किसानों को जो ब्याज पर पैसा दिया वो तो लौट के आ गया, उस ब्याज से ही अपना काम चला लिया, खेती बाड़ी में वापस उस पैसे को लगा दिया। अब वही तेजपाल के लिए कार्यशील पूंजी भी बन गया। तो बहुत सरल इंतजाम है तेजपाल सिंह जैसे किसानों के हाथ में। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। तो समझ में आया कि सविता जैसे छोटे सीमांत किसान फंसे हुए हैं किसके मकड़ जाल में? तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसानों के हाथ में। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। यानी एक पहले है, अब दूसरे नंबर का ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तेजपाल सिंह जी, उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। एक ट्रैक्टर है, दूसरा ट्रैक्टर है। गांव में आपको ज्यादा मालूम है मुझसे भी कि ट्रैक्टर भी किराए पर चलता है। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेच देते हैं। तेजपाल ही नहीं, तेजपाल के स्तर के दूसरे भी जो किसान हैं
वो अपनी अधिशेष फसल मंडी में बेचते ही हैं और उनके पास कैश पैसा आ जाता है। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। देखिए, इनके सारा खर्चा घर का, बाहर का, शादी ब्याह सरलता से हो जाते हैं और क्या अगले मौसम के लिए भी पैसा बचा के रखते हैं। अधिशेष फसल बेच के आ गए अच्छे भाव में, बैंक में पैसा रखा हुआ है, सिंचाई के साधन हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और शक्तिशाली पोजीशन पे हैं, तो फिर क्या चाहिए? तो पूंजी की व्यवस्था है, बचा कर रख लिया। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। तो इस तेजपाल जैसे बड़े किसान को बैंक की भी जरूरत नहीं है। तेजपाल जैसे बड़े किसान को साहूकार से ब्याज पर पैसे लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तेजपाल जैसे बड़े किसान के पास खाने के लिए गेहूं भी रखा है। तेजपाल जैसे बड़े किसान को किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे देना जरा 4,000 रुपये, ऐसा नहीं है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था खुद ही अपने पैसों से, बचत से ही हो रहा काम। कुछ किसान बचत का उपयोग, अब कुछ किसान जो अच्छे लेवल पे हैं, पशु ले लेंगे, ट्रक ले लेंगे खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी पूंजी लगाते हैं, क्योंकि अधिशेष पैसा बहुत है। तो कुछ ना कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भी दुकान खुलवा दी, खाद बीजों की सही हम मान लेते हैं, कृषि औजारों की, बीजों की बहुत दुकानें चलती हैं गांव में, है ना। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहता है। जब पैसा होता है तो आदमी ये सारे काम कर लेता है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? तेजपाल जैसे समृद्ध किसान दुकान खोलना, खेती ही नहीं कोई और भी साइड में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस समय अभी जब हम बात कर रहे हैं, पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में हैं। क्या करते हैं? शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग करके होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। तो क्या होता है इसमें? विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। तो परिवार का परिवार विनिर्माण कार्यों में लगा हुआ है, पहली बात। छोटे स्तर पर काम हो रहा है, दूसरी बात पैसा कम लग रहा है। तो श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है, क्योंकि घर वाले, परिवार वाले खुद ही काम कर रहे हैं, तो श्रमिकों को कभी कभी रखते हैं, जरूरत है तो रख लिया। यानी ये लाइन हमें क्या कह रही है? श्रमिक गांव में अगर रह रहा है तो उसको रोजगार मुश्किल से मिलेगा। मिश्री लाल की भी कहानी है, मैं ये सब आपको बता रहा हूं। अर्थशास्त्र हमारे लिए नया आया है, क्लास 9 है। आशीष सिंह लेक्चर से मैं आपके साथ हूँ, भुवनेश चंद्र माथुर। हम ये चर्चा जारी रख रहे हैं और बताना चाहता हूँ मैं कि इन उदाहरणों से अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर करना हमारे लिए सरल है। आप लोगों को ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो किससे चलती है? बिजली से, और खेत में लगा लिया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से करते थे, अब क्या हो रहा है? मशीनों से किया जा रहा है। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा पैसा भी बना लेता है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अच्छी बात है। अर्थशास्त्र में पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना बहुत अच्छी बात है, लाभ कमाना चाहिए। करीम की कहानी देख लेते हैं। देखिए, यहां हम क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, मैं क्या आपकी नजर में डालना चाहता हूं, मिश्री लाल जैसा व्यक्ति गांव में रह के बुद्धिमानी से क्या कमा रहा है।
मशीन खरीद ली है गन्ना पेरने की और उससे गुड़ बना रहे हैं और गुड़ बना के बेच के आ रहे हैं, तो पैसा मिल रहा है, कमाई हो रही है, थोड़ा थोड़ा ही सही लाभ हो रहा है। करीम की कहानी, करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला है। आप जानते हैं आजकल कंप्यूटर की कितनी वैल्यू है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर के कॉलेज जाने लगे हैं। तो करीम ने ये नोटिस किया कि कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री भी है। देखिए, कई महिलाएं हैं, उन्होंने कंप्यूटर और एप्लीकेशंस में डिग्री ले रखी है। उसने उन्हें काम पर लगाने की सोच ली है कि इनको रख लेंगे। कंप्यूटर खरीद लाए करीम जी और अपने घर में ही बाजार की और खुले बाहर के कमरे में समझाने के लिए क्लासें लगा दी। कक्षाएं आरंभ हो गई। हाई स्कूल के छात्रों ने काफ़ी अच्छी संख्या में कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो एक कोचिंग सेंटर जैसा माहौल हो गया। लड़के लड़कियों को सुविधा हो गई। आजकल तो हम सबके कोर्स में है कंप्यूटर एक, तो स्कूल वाले भी कॉलेज वाले भी आने लग गए। तो कुछ कमाई होने लग गई, सबको रोजगार मिल गया और गांव में ही बच्चों को सहूलियत हो गई। अब आने जाने का नहीं है प्रॉब्लम, अब वहीं रहो वहीं सीख लो। तो ये कोचिंग सेंटर चलेगा तो करीम को भी लाभ होगा। आज 2 कंप्यूटर हैं, कल 2 और लगा लेंगे। 2 महिलाएं सिखा रही हैं, कल 2 और हो जाएंगे, तो बड़ा हो जाएगा, तो सबको फायदा होगा। तो ये सेवा क्षेत्र ये डेवलप कर दिया इन्होंने गांव में। तो हमने क्या क्या देखा, करीम का प्रयोग देखा और इधर मिश्री लाल की कहानी देखी। तो दोनों व्यक्ति सेवाएं दे रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। वीडियो को बार बार देखें और किताब भी पढ़ें अपनी। तो दोनों तरीके से, और जो मैंने हाईलाइट किया ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, तो इनको भी आप समझते रहिए, चेष्टा कीजिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।